हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास नदी के द्वीप जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत जो है ये उपन्यास जो है वो दिया गया है। तो आज हम इसी के विषय वस्तु, इसके सारांश, पात्र परिचय आदि पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो है सन 1951 ईस्वी। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, व्यक्तिवादी चरित्र प्रधान उपन्यास है। ये उपन्यास के मुख्य पात्र जो है वो है रेखा और भुवन। उनके मध्य ये कहानियां चलती है। इस उपन्यास में अलग अलग पात्रों के जीवन, सुख दुख, उनके आंतरिक भावावेश को कवित्वपूर्ण भाषागत अभिव्यक्तियों के जरिए बयां करता है। इसके साथ ही यह उपन्यास युगीन यथार्थ को बयान नहीं करता, क्योंकि इसके पात्र अपने ही भीतर जीते हैं, बाहर नहीं। तो इसमें जो है हमें मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, तो उनके मन के अंदर जो आधुनिक व्यक्तियों के अंदर जो मन के अंदर जो उनके चलता है उसी का वर्णन इसमें किया गया है। जो उनके आंतरिक जो द्वंद्व चलता है मनों में, इसका वर्णन, इसका चित्रण हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसकी कहानी के पात्रों की जो महत्वपूर्ण है। तो भुवन विज्ञान का प्रोफेसर है, कहानी का नायक है। रेखा एक पढ़ी लिखी है, पति द्वारा परित्यक्ता स्त्री है, संवेदनशील है और कहानी की मुख्य पात्रा है। गौरा भुवन की छात्रा है, संस्कारी है, शिक्षित है और भुवन के प्रति जो है इसमें प्रेम भाव है। चंद्रमाधव खलनायक पात्र है, पत्रकार है और स्वार्थी किस्म का आदमी है। हेमेंद्र रेखा का पति है, जो केवल उसे पाना चाहता है और जब वह नहीं हासिल कर पाता तो उसको छोड़ देता है। डॉक्टर रमेश चंद्र रेखा का नया पति है, एक सुलझा हुआ व्यक्ति है। अब इस कहानी के जो है उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। तो कहानी के पात्र जो अत्यंत संवेदनशील है, वे बाहर की जिंदगी की हल्की सी छुअन से भी भीतर तक उनको हिला के रख देती है। तो अज्ञे जी ने पात्रों की भीतरी जिंदगी को विभिन्न प्रतीकों, बिंबों और कविताओं के जरिए जो है उभारने की कोशिश की है। उपन्यास में भुवन, रेखा और गौरा के बेहद करीब है। ये तीनों पात्र जो है मध्यवर्गीय संवेदना से भरे हैं, आधुनिकता बोध वाले बुद्धिजीवी हैं। तो इन तीनों के मध्य जो प्रेम का वर्णन हमें मिलता है, ये तीनों पात्र अपने भीतर चाहे जितनी लंबी विचार सरणी बना ले उसको अभिव्यक्त नहीं करते। तो ये मन ही मन जो है, इतने सारे विचार इनके मन में एक दूसरे के प्रति चाहे जितना भी जागृत होता हो, ये उसको बयान नहीं कर पाते। ये पात्र एक दूसरे से अपनी भावनाएं तक व्यक्त नहीं कर पाते। इस उपन्यास में व्यक्ति नदी के द्वीप की तरह है, चारों तरफ नदी से घिरा होने के बाद भी अकेला और अपनी सत्ता में स्वतंत्र है। तो जैसे नदी का द्वीप होता है, द्वीप अकेला होता है, उसके चारों तरफ जो है नदी होती है और बीच में द्वीप अकेला होता है, उसी प्रकार इस उपन्यास के जो है पात्र भी हैं, जो घिरे तो हुए लोगों से, परंतु फिर भी वह स्वयं में अकेले हैं। तो इसलिए इस उपन्यास का नाम भी उन्होंने नदी के द्वीप जो है वो रखा है। रेखा भुवन को छोड़कर उपन्यास के मुख्य पात्र जो रेखा और भुवन है, एक दूसरे के प्रति आकृष्ट है। दोनों में यहाँ तक कि शारीरिक संबंध भी है, लेकिन फिर भी जो है रेखा भुवन को छोड़ के डॉक्टर रमेश चंद्र से विवाह करती है। इसी प्रकार से गौरा भुवन के बीच जो है वो आकर्षण है, लेकिन जो वो दोनों एक दूसरे को अपनी भावनाएं जो है व्यक्त नहीं कर पाते। तो चलिए अब इस उपन्यास के जो सारांश है उसके ऊपर एक बातचीत कर लेते हैं। तो ये जो है एक मनोवैज्ञानिक विचार प्रधान बौद्धिक उपन्यास है। जीवन शैली में अपनी अस्तित्व के संकट को लेकर जो है व्यक्ति जो है अपनी अधिक चिंतित रहते हैं। समाज में रहकर व्यक्ति जो अपना निजी अस्तित्व पहचान बनाने के लिए सदा जागरूक रहते हैं। नदी के द्वीप जो है एक प्रतीकात्मक उपन्यास है। यहाँ प्रयुक्त नदी का सांकेतिक अर्थ समाज के अर्थ में हुआ है, द्वीप का सांकेतिक अर्थ जो है वो व्यक्ति के संदर्भ में हुआ है। तो यहाँ व्यक्ति और समाज एक दूसरे के अभिन्न है, अंग है। ठीक नदी में द्वीप की तरह एक को छोड़कर दूसरे की कल्पना नहीं किया जा सकता। तो अब आ जाते हैं इसके कहानी की ओर। तो ये एक व्यक्तिवादी चरित्र पात्र जो है इसमें कहानी है। इसमें रेखा जो है, इस कहानी में रेखा एक उच्च शिक्षित, संवेदनशील स्त्री, स्थिर सिद्धांतवादी और अपने पति द्वारा
उपेक्षित होती है, परंतु अपने आप में स्वतंत्र चिंतन रखने वाली पूर्ण स्वाभिमानी विदुषी महिला है। भुवन पढ़ा लिखा उच्च शिक्षित ऐसा युवक है जो विज्ञान प्रोफेसर होने के साथ साथ पदार्थ विज्ञान से जुड़े कस्मिक रश्मियों के अन्वेषण के कार्य में सदा व्यस्त जीवन व्यतीत करने में समर्पित है। गौरा संस्कारी, अंतर्मुखी, सहृदया, उच्च शिक्षित ऐसी युवती है जो एक संगीत शिक्षिका होने के साथ साथ प्रेम में पूर्ण आस्था रखने वाली एक असाधारण अनन्य पात्र है। प्रस्तुत उपन्यास के एकमात्र खलनायक पात्र चंद्रमाधव पेशे से एक पत्रकार की भूमिका अदा करते हैं और दूसरी ओर जो है अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कर जाने की हद तक जाने में संकोच नहीं करते हैं। व्यवसायी तथा रेखा के पति हेमेंद्र और रमेश चंद्र उपन्यास में दो ऐसे पात्र हैं जो केंद्रीय पात्रों में तो नहीं किंतु कथा वस्तु के प्रवाह को कभी कभी एक नई दिशा में मोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। नदी के द्वीप उपन्यासों में पात्रों के जीवनानुभूतियों को सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप से विश्लेषण किया गया है। पत्रकार मित्र चंद्रमाधव के लखनऊ स्थित निवास में कुछ दिनों के लिए अतिथि बनकर आए भुवन का भेंट संयोगवश रेखा से होता है और इन 7 दिनों का आपसी परिचय एक दूसरे के अधिक निकट ले आते हैं। उन दिनों हजरतगंज की कॉफ़ी हाउस में बैठकर चंद्रमाधव भुवन रेखा विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा करते हैं। कभी उनके चर्चा के विषय में प्रेम, तथ्य, पेनफुल सत्यतों, कभी ऋषि और कभी ईश्वर आदि न जाने कितनी नई नई विषयों को लेकर अपनी तर्क, चिंतन, अनुभूति आदि का बौद्धिक आदान प्रदान होता है। हजरतगंज की कॉफ़ी हाउस में हुई ये पहली मुलाकात में रेखा भुवन को कहती है, हाँ मगर सचमुच सेतु बन सके तो दोनों ओर से रौंदे जाने में भी सुख है और रौंदे जाकर टूटकर प्रवाह में गिर पड़ने में भी सिद्धि। पर मैं तू कह रही हूँ कि मैं तो उतनी कल्पना भी नहीं कर पाती। मैं तो समझती हूँ हम अधिक से अधिक इस प्रवाह में छोटे छोटे द्वीप हैं, इस प्रवाह से घिरे हुए भी हैं, उससे कटे हुए भी, भूमि से बंधे और स्थिर भी, पर प्रवाह में सर्वदा असहाय भी। न जाने प्रवाह की एक स्वैरिणी लहर आकर मिटा दे, बहा ले जाए, फिर चाहे द्वीप का फूल पत्ते का आच्छादन कितना ही सुंदर क्यों न रहा हो। जीवन के तीखी अनुभवों से पुष्ट रेखा के व्यक्तित्व को एक अद्भुत शक्ति थी। गंभीर से गंभीर विषयों पर युक्तिपूर्ण तर्क के द्वारा लोगों को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता उसमें विद्यमान थी और अपनी जीवनानुभूति परक दर्शन से अपने लिंग के स्वयं निर्धारित करने की पूर्ण सामर्थ्य उसमें थी। व्यक्तित्व की इन विशेषताओं के कारण भुवन रेखा के प्रति एक तीव्र आकर्षण का अनुभव करते हैं। भुवन के द्वारा कहे गए कथन कि आप समर्थ हैं, रास्ता बनती चलती है, हम दूसरों की बनाई हुई लीक पीटते हैं। रेखा की अपने युक्त निष्ठ तर्क भुवन के चिंतन को झकझोर डालते हैं। यथा दूसरों की बनाई हुई लीकों की बात मैं नहीं सोच रही थी। व्यक्तित्व की अपनी लीकें होती है, एक रुझान होता है और उसके आगे व्यक्ति अपने वर्तमान और भविष्य के बारे में जो समझता है, जो कल्पना करता है, मंसूबे बांधता है, उनमें भी तो एक लीकें बटकी रहती है। तो क्षणजीवी रेखा अतीत और भविष्य के क्षण को लेकर नहीं बल्कि वर्तमान में जो है वो जीना चाहती है। मुझे सब रास्ते एक साथ दिखते हैं और हर रास्ते की एक अलग मंजिल दिखती है जिसे मरीचिका मानना कठिन है। इसी क्षण की अनुभूतियों में जीने के कारण ही रेखा को कभी लखनऊ, प्रतापगढ़, कश्मीर, पहलगांव, तुलियान आदि जगह में भटकते हुए मूल्यवान समय के सनातन क्षण की अनुभूतियों से रूबरू होता हुआ हमें परिलक्षित होता है। इसलिए तुलियन झील में चांदनी रात भुवन के साथ आत्मिक संबंध स्थापित करने का वह पल रेखा के लिए उनकी संपूर्ण जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण ही नहीं बल्कि उस क्षण के प्रति रेखा इतनी कृतज्ञ है कि इस क्षण में ही वह अपने संपूर्ण जीवन की पूर्णता का अनुभव करती है। जीवन के इस प्रवाह में इधर उधर भटकने वाली रेखा के उस भटकन में भी एक प्रेरणा थी, शक्ति थी, सुख थी और उसकी संपूर्ण जीवन की पूर्णता अपूर्णता फल का आकलन भी थी।
तो इस उपन्यास में अगर बात करें तो रेखा जो है एक अत्यंत साहसी, विपरीत परिस्थितियों को झेलने वाली महिला थी। अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में दूसरों के प्रति अप्रत्याशित हस्तक्षेप को पसंद नहीं करती थी और कोई भी ऐसी परिस्थिति आने पर मुकाबला करने के लिए तैयार थी। इसलिए पूर्व व्यवसायी पति हेमेंद्र के साथ विवाह विच्छेद करने के लिए वह तनिक भी नहीं टूट जाती, बल्कि पत्नी को एक यंत्र के रूप में व्यवहार करने वाला, अन्य महिला के साथ अवैध संपर्क रखने वाला, पत्नी की मर्यादा देने में झंकार करने वाला ऐसे पति से विवाह जैसे पवित्र बंधन को तोड़ने में वह पल भर के लिए भी विचलित नहीं होती। दूसरी ओर भुवन के साथ मुक्त रूप से संभोग करने में अपनी जीवन की चरम उपलब्धि मानने वाली रेखा उस समय में भी अपने फैसला में स्थिर रहते हुए हमें नजरें बचाते हैं जब रेखा और भुवन दोनों के किसी विशेष क्षण के फलस्वरूप उन दोनों के जीवन में आने वाले संभाव्य संतान को रेखा स्वेच्छा से गर्भपात कराने का निर्णय ले लेती है। जीवन में अनेक अंतरंग क्षण एक साथ बिताने के बाद भी भुवन कभी अपने रिश्ते के बारे में या दोनों के विवाह के बारे में अपना विचार प्रकट करने में असमर्थ थे, लेकिन हालत से मजबूर होकर भुवन के द्वारा विवाह के लिए आग्रह किए गए प्रस्ताव को रेखा विनयपूर्वक कनकारती हुई कहती है, मैंने तुमसे प्यार मांगा था, तुम्हारा भविष्य नहीं मांगा था, ना मैं लूंगी। प्रस्तुत उपन्यास में जो है हमें एक अन्य मुख्य पात्र जो है वो गौरा का परिचय भी मिलता है, जो कि एक स्वतंत्र है, जीवन की अहम फैसले में स्थिर, सुशील, दिल से साफ, प्रेम में श्रद्धा और आस्था रखने वाली उच्च शिक्षिता युवती है। बचपन में गौरा को पढ़ाने वाला भुवन के प्रति बढ़ती उम्र के साथ साथ जो है वो उसे प्रेम करने लग जाती है। भुवन के प्रति गौरा के दिल में इतनी गहरी संवेदना थी कि उनके विवाह के लिए आए अन्य प्रस्ताव को वह ठुकरा देती है। हालांकि उस समय गौरा यह नहीं जानती थी कि भुवन के दिल में उसके प्रति क्या संवेदनाएं हैं। तो वह भुवन जो है उसको पढ़ाने आता था, लेकिन वो उससे इतना प्यार करती थी कि उसके लिए जितने भी रिश्ते आते हैं उसको ठुकरा देती है। वह नहीं जानती कि भुवन उसके लिए क्या मन में भावनाएं रखता है, लेकिन फिर भी वो ठुकरा देती है। क्या चंद्रमाधव से प्राप्त पत्र के द्वारा भुवन और रेखा के गहरी संबंध के बारे में जानकर भी अपने प्रेम में वह एकनिष्ठ होकर ही चलती है और भुवन के सामने इसके बारे में कभी वह कोई जिक्र नहीं करती। इससे गौरा के हृदय में भुवन के प्रति रहा उसके अटल विश्वास को ही दर्शाता है। प्रेम सिर्फ एक शब्द ही नहीं, ये तो ईश्वर का ही एक अनमोल वरदान है। दुनिया की सारी सुंदरता, सारी सृजनता इसमें समावित होती है। तो गौरा के हृदय में भुवन के प्रति समाया हुआ स्वर्गीय प्रेमानुभूतियों को फिर से एक बार गहराई से वो एक बार अपनी कॉपी में जो है अपनी भावनाएं जो है वो इस प्रकार से व्यक्त करती है। सचमुच मेरे जीवन का सबसे बड़ा इष्ट यही है कि तुम्हें सुखी देख सकूं, तुम्हारा वरण ठीक कर सकूं। मेरे स्नेह शिशु में मैं तुम्हारे लिए जीती हूं, क्योंकि तुम्हें जीती हूं। मेरा सहज बोध मुझे बताता है, पर तुम दूर थे, तुम और दूर भागते रहे और मैं विश्वास नहीं जुटा पाई। मैं अंतर्यामी तो नहीं हूँ। मैंने मान लिया, भक्त कवि ठीक कहते हैं, प्रिय को पाना ही निष्पत्ति नहीं है, विरह का भी रस है और वह रस ही एक मार्ग है। तो यहाँ वो जो है अपने विरह में ही जीना चाहती है जब उसे उन दोनों का प्रेम पता चलता है। वेदना, दुख एवं पीड़ा को पराकाष्ठा पहुंचाता है। प्राप्ति ही प्रेम की कसौटी नहीं हो सकता, विरह में ही सच्चे प्रेम की अनुभूति होती है। भुवन के साथ जीवन नदी में सेतु बांधने की कल्पना में प्रतिरक्षित गौरा अपनी संपूर्ण जीवन में कभी भी कोई आक्षेप नहीं करती। काल के प्रवाह में बहती हुई इस सिलसिले में गौरा के हृदय में एक स्थिर विश्वास तथा सिद्धांत भी है कि जरूर एक दिन उसकी जीवन नदी में भुवन नाम का एक द्वीप खिलेगा। मसूरी में गौरा के घर में बिताए हुए 7 दिन की अवधि ने भुवन जैसे एक तटस्थ युवक को आत्मस्वीकृति करने पर मजबूर कर देती है। उस महत्वाकांक्षी क्षण की आत्मोपलब्धि भुवन को नए सिरे से जीवन की सारी पीड़ा भूलकर गौरा के प्रति जो है समर्पित होने का संदेश भी अंत में दिखाई देता है।
भुवन की संवेदना को झकझोर देने वाला रेखा का व्यक्तित्व से प्रभावित भुवन एकांत में प्रायः रेखा से मिलने की क्रियाएं, तुल्यन झीलों में किए हुए संभोग कार्य, रेखा द्वारा बार बार उन रिश्तों के नाम के बारे में पूछने के बाद भी सटीक उत्तर न देना, इसी बीच गौरा के साथ सुसंबंध रखना, कास्मिक रश्मि के खोज के बहाने गौरा से भी दूर भाग जाना इत्यादि भिन्न कारणों से भुवन के प्रति सहज ही जो पाठक के मन में है तरह तरह के बात जो है वो आ जाती है। तो भुवन जो है ना वो वहाँ पे रेखा के साथ विवाह संबंध में बनता है, ना वो गौरा के साथ ही बनता है। अपने संबंध को लेकर रेखा जितनी गंभीर थी, शायद भुवन ने रेखा की वह चेतना को समझने में गलती कर दी हो, या उसने जो है समझने की कोशिश ही न की। एक उच्च शिक्षित महिला होने के नाते विवश होकर भुवन के द्वारा बढ़ाया विवाह प्रस्ताव को रेखा द्वारा नकारने में कोई आश्चर्यचकित होने का कारण नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि वह भुवन के ऊपर जो है वो बोझ नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि भुवन जो है उसे मजबूरी में जो है विवाह करना चाहता था। एक मिलिट्री अफसर बनकर युद्ध में भुवन अपने देश की सहायता रक्षा करने के लिए कोशिश तो की, लेकिन इस नाजुक क्षण में भी हमें भुवन को अधूरेपन ही मिले। और गौरा, खैर गौरा तो उसके समय के प्रवाह में भुवन के अधूरेपन को लेकर ही समाहित हो गई अनंत काल तक। तो इस उपन्यास में जो है पात्रों के प्रेम में वासना प्रधान प्रणय संवेदना जो है अधिक देखने को मिलता है। एक गौरा का प्रेम ही जो है वो देव शिशु के अंतःकरण से मानती हुए, जो मौन साधना में व्रत रखते हुए भुवन की उपासिका बन के उसकी प्रतीक्षा करती रहती है। वेदना के जो है ताप में वो झेलती रहती है। जीवन की नदी के प्रवाह में भुवन और गौरा दोनों ओर से पुल बांधने की संकल्प लेते हैं। तो यहाँ पर इस उपन्यास में जो है मध्यवर्गीय सांसारिक विघटन, जीवन मूल्य के विघटन में चंद्रमाधव जैसे नकारात्मक पात्र जो है वो इस उपन्यास में देखने को मिलते हैं, जो वास्तव में हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। चंद्रमाधव एक अत्यंत अस्थिर वासना लोलुप चरित्र है, जो अपने वासना चरितार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो वो अपनी क्षुधा मिटाने के लिए रेखा की और आगे बढ़ने की कोशिश करता है, परंतु उसे नाकामयाबी ही मिलती है। और वो चंद्रमाधव रेखा के पीछे जो है बहुत बड़ा षड्यंत्र भी रचता है। रेखा और भुवन के बीच में बढ़ती हुई जो नज़दीकियाँ थी, चंद्रमाधव उसमें दरार पाने की भी कोशिश करता है। तो यहाँ पे उसको जो है मौका परस्त इंसान दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो है आधुनिक मानव की जो संवेदनाएं हैं वो दिखाई गई है कि अपने व्यक्तित्व में वो स्वतंत्र होकर जो है अपना अस्तित्व जीना चाहते हैं, चाहे वो स्त्री पात्र हो चाहे वो पुरुष पात्र हो। तो इसमें जो है इस उपन्यास में हमें अलग अलग संवेदनाओं की जो है चारों पात्रों की जो अलग अलग संवेदनाओं की पुष्टि जो है वो होती है। रेखा, भुवन, गौरा, चंद्रमाधव जैसे पात्र जो हमें आज भी अपने आसपास देखने को मिलते हैं। तो इनकी जो आंतरिक जो दशाएं थी उसका चित्रण इस में दिया गया है कि ये संसार में भी रहते हैं, परंतु उसे अलग भी अपनी इनकी दुनिया है, उससे अलग भी ये नहीं हो पाते, नदी के द्वीप की भांति ही ये रहते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु, पात्र परिचय आदि मैंने आप सभी को बता ही दिए हैं। कहानी की जो समरी है वो भी मैं बता चुकी हूँ। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत